स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मुद्दे पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों, असम के विधानसभा चुनाव को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए अब बोरिया बिस्तर बांधकर जेल का रास्ता नापने का टाइम आ चुका है। दोस्तों बताएंगे प्रियंका गांधी के जिम्मे असम को सौंप दिया गया है दोस्तों, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षकों का भी ऐलान कर दिया है, जहां पर प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कौन सी टीम असम के अंदर भाजपा को सत्ता से उखाड़ने के लिए मैदान में कूद रही है। दोस्तों नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बताएंगे कौन कौन प्रियंका गांधी के साथ असम में नेता मैदान में उतारे गए हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को भी अलग राज्य की दी गई है जिम्मेदारी। बताएंगे कहां पर वो चुनाव लड़वाएंगे दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के सांसद को एसआईआर के माध्यम से नोटिस भेजकर पहचान साबित करने के लिए बुलाया गया, जिसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। और अभिनेता थालापति विजय के समर्थन में केंद्र सरकार से भिड़ रही है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट हो गई है तेज दोस्तों। वहीं पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी आज कोलकाता में करने वाली है मार्च। बताएंगे इसके पीछे क्या है डिटेल में पूरा मामला दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी सीटों पर होने जा रहा है विधानसभा उपचुनाव, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के विधानसभा चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हिमंत बिस्वा शर्मा को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर धकेलने जा रही है, और इस बार राहुल गांधी ने जो कहा था कि हिमंत बिस्वा शर्मा को हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, और वो दिन आ चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम के विधानसभा चुनाव मई और जून महीने के अंदर कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल असम के चुनाव एक साथ होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में असम के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और प्रियंका गांधी को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। उनको स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बना दिया गया है। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सांसद और प्रियंका गांधी के सबसे करीबी नेता इमरान मसूद को रखा गया है दोस्तों। इमरान मसूद कमेटी का हिस्सा है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो फैसला लिया जाएगा उसे इमरान मसूद अपने हिसाब से लागू करवाएंगे, और असम के अंदर यह सुनिश्चित करेंगे कि टिकट बंटवारे में किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो और एक से बढ़कर एक दिग्गज उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जो हिमंत बिस्वा शर्मा के असम की राजनीति पर पूरी तरीके से ताला लगा दे दोस्तों। और हिमंत बिस्वा शर्मा के दिन अब पूरे हो चुके हैं, उनकी राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी मैदान में उतर रही है। ऐसे में दोस्तों प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की हेड है, तो उनके साथ में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वरों की भी नियुक्ति की गई है दोस्तों। और असम के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, और तीनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक से बढ़कर एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता है दोस्तों। पहले है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, और ऐसी सत्ता दिलवाई थी कि पूरा बहुमत मिला था। और कांग्रेस पार्टी की सरकार तमाम बीजेपी के प्रयास के बावजूद हिमाचल प्रदेश के अंदर एकदम शान से चल रही है दोस्तों, और 5 साल पूरा करने वाली है। ऐसे में एक और नेता जो प्रियंका गांधी के साथ मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों, वो है कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। इनको भी पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाया गया है। डीके शिव कुमार अब कर्नाटका छोड़कर तकरीबन 4-5 महीने असम में रहेंगे, और यहीं से चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और अगर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है तो डीके शिव कुमार का कद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद हो सकता है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटका में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि यहां पर असम में आकर अपनी राजनीतिक कुशलता को दिखाए और यह सुनिश्चित करे कि उनको पार्टी की ओर से आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटका के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अगर अन्य राज्यों के अंदर वो जिताने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक क्षमता को लेकर कोई भी सवाल पार्टी के अंदर खड़ा नहीं होगा दोस्तों, और कर्नाटका की जिम्मेदारी भी उनको मिलेगी। ऐसे में प्रियंका गांधी के साथ ये दूसरे दिग्गज नेता है। और तीसरे नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक के तौर पर बंधु तिर्की, जो झारखंड में आदिवासी अधिकारों के योद्धा माने जाते हैं, और क्योंकि असम आदिवासी समाज का राज्य है दोस्तों, यानी ज्यादातर एसटी आबादी असम के अंदर रहती है, और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो एक तरीके से आदिवासी समुदाय के व्यक्ति थे दोस्तों, उनको हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा नेता बने, मुख्यमंत्री बने, और एक तरीके से आदिवासी समाज का अपमान किया गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की को यहां पर भेजा है, ताकि आदिवासी समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़े और क्लियर मैसेज दे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री हिमंता ने एक ट्राइबल नेता को हटाकर पोस्ट हासिल करके पूरी तरीके से पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। और अब समय आ चुका है आदिवासी समाज का कि अब वो बीजेपी से अपना बदला निकाले दोस्तों। और वैसे भी चाय बगान के आसपास के जुड़े हुए आदिवासी समुदाय के लोग बीजेपी पर भड़के हुए हैं, लगातार ट्राइबल स्टेटस की मांग को लेकर मैदान में कूदे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी और उनकी जो टीम इस बार असम के अंदर मैदान में उतर रही है, ये जरूर असम के चुनाव को जबरदस्त तरीके से बदल कर दिखाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें
दक्षिण गोवा से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सदस्य वरियातो फर्नांडिस ने आरोप लगाया है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें एक नोटिस भेजकर मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए अपनी पहचान साबित करने वाले दस्तावेज के साथ साथ अपने समक्ष पेश होने के लिए बोला है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी फर्नांडिस ने कहा कि एक सांसद के रूप में इस तरीके की जांच के दायरे में लाना विपक्ष द्वारा उठाई गई इस चिंता की पुष्टि करता है कि निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का लक्ष्य वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाना, उन्हें मतदाता प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने जैसा है। कुल मिलाकर दोस्तों यानी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी है फर्नांडिस, इसके बावजूद उनको अपनी पहचान साबित करने के लिए एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस भेजा गया है। सोचिए, सेना के एक अधिकारी को भी पहचान साबित करना पड़ेगा, तो फिर आम जनता का तो क्या ही हाल एसआईआर के अंदर हो रखा होगा। ऐसे में दोस्तों लोकसभा के सदस्य भी है, सांसद है कांग्रेस पार्टी के, इसके बावजूद उनको ये नोटिस दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर में इस तरीके के मामले सामने आने पर शक होता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे होंगे, क्योंकि जब वरिष्ठ लोग जिनको दुनिया में सब जानते हैं और भारत के नौसेना से जुड़े रहे हैं दोस्तों, और अब तो वर्तमान में सांसद भी हैं, उनको भी अपने पहचान की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए एसआईआर पर चुनाव आयोग के द्वारा बुलाया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अब खुलकर अभिनेता विजय के समर्थन में आ गए हैं। दोस्तों तमिलनाडु के अंदर थलपति विजय यानी टीवीके पार्टी के नेता विजय की फिल्म आ रही थी जन नायकन, और इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने प्रमाणित करने से इंकार कर दिया, यानी फिल्म को अभी मंजूरी नहीं दी जा रही है सीबीएफसी के द्वारा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। सवाल ये उठता है कि इस मूवी पर रोक लगाया क्यों जा रहा है? क्या डर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कहीं तमिलनाडु के अंदर ये फिल्म रिलीज ना हो जाए? अगर ऐसा होगा तो फिर इनकी लोकप्रियता, थालापति विजय की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। थालापति विजय की लोकप्रियता से कुछ लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर इस तरीके के एक्शन का विरोध कर रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी टीवीके पार्टी यानी थालापति को लेकर स्पष्ट तौर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। कहीं ना कहीं गठबंधन के संकेत कांग्रेस पार्टी की ओर से भी दिए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का काम करने वाले एक संस्थान आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद कोलकाता के अंदर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। यानी प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ एक संगठन था आईपैक नाम का, जो अब प्रशांत किशोर नहीं चलाते हैं दोस्तों, बल्कि उनके संगी साथी आईपैक का काम करते हैं। और ममता बनर्जी को लगातार राजकाज कैसे चलाना है, चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव को लेकर सर्वे कराने और किस कैंडिडेट को टिकट देकर मैदान में उतारा, इन बारे में कहीं ना कहीं रणनीति बनाकर बताते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आगे बढ़ना चाहिए ताकि जनता का समर्थन मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक पश्चिम बंगाल में कभी भी सरकार में आने का सपना ना देख सके। पिछली बार बीजेपी के नेता अमित शाह की जो रणनीति पश्चिम बंगाल में थी उसे पूरी तरीके से खत्म करने और उसको एकदम धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया था तो आईपैक नाम के संस्थान ने किया था, जो प्रशांत किशोर से जुड़ी रही। लेकिन अब प्रशांत किशोर क्योंकि बिहार में एक्टिव हो चुके हैं तो उन्होंने ये संस्थान छोड़ दी है, लेकिन ये संस्थान अभी भी ममता बनर्जी के लिए काम करती है दोस्तों। इस कारण अमित शाह और बीजेपी के लोग आईपैक से चिड़े हुए होते हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक के दफ्तर पर हुए छापेमारी, ईडी की छापेमारी को साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित मामला बताया और अमित शाह और मोदी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। उन्होंने खुलकर ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपनी लड़ाई इस पूरे मामले पर लड़ने के लिए तैयार है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में मऊ स्थित घोसी बरेली के फरीदपुर के बाद एक और सीट रिक्त हो गई है दोस्तों। साल 2022 में सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से विधायक बने समाजवादी पार्टी के नेता विजय सिंह गौंड का 8 जनवरी 2026 और गुरुवार को निधन हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की चर्चा थी। अब तीसरी सीट भी आ गई है जहां पर फिर से चुनाव होंगे। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का नाम जहां पर आगे चल रहा है। घोसी सीट यहां पर भी चुनाव होंगे। दुद्धी सीट की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र वर्ष 1962 में अस्तित्व में आया था। 2022 में इस सीट पर बीजेपी के राम दुलार गौड़ ने समाजवादी पार्टी के ही विजय सिंह गौड़ को हराकर 6000 वोटों से अंतर से चुनाव जीता था। दुद्धी सीट पर 2024 में भी उपचुनाव हुए थे और राम दुलार गौड़ को बतौर विधायक अयोग्य घोषित किए जाने के बाद इस सीट पर साल 2024 में उपचुनाव हुए। विजय सिंह गौड़ ने बीजेपी के श्रवण कुमार को 3000 मतों से हराया था। वर्ष 2017 के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी और अनिल कुमार सिंह 46,090 वोट हासिल कर पाए थे। अब इस पूरे मामले का एक बात तय है दोस्तों कि 3 सीटों पर अब वोट डाले जाएंगे और ये जो तीनों सीटें हैं जिसमें मऊ की घोसी सीट है और बरेली की फरीदपुर सीट है और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट है, इन तीनों सीट पर क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा या फिर अलग अलग मैदान में उतरेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में
उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अपने पीडीए प्रहरियों को आगे कर दिया और पीडीए प्रहरियों ने यह सुनिश्चित किया कि एसआईआर के अंदर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के नाम एसआईआर की लिस्ट से ना काटे जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या फिर सहारनपुर हो या फिर शामली हो या फिर रामपुर हो या फिर आजमगढ़ हो, हर जगह पर यह देखने को मिला है कि एसआईआर में काफी कम नाम कटे हैं। जबकि जो अन्य क्षेत्र है, जो ज्यादातर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पर बीजेपी का दबदबा अमूमन माना जाता है, उन क्षेत्रों के अंदर काफी नाम काटे गए। चाहे गाजियाबाद हो या फिर गौतम बुद्ध नगर हो या फिर लखनऊ हो, और तमाम इन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा वोट काटे जाने से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के नाम जमकर काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे बीजेपी बुरी तरीके से बौखला गई है। भाजपा को पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पीडीए प्रहरियों ने पीडीए वोट को काटने से पूरी तरीके से रोका है और ज्यादातर जो वोट कटे हैं वो भाजपा के वोट कटे हैं। खुद इस बात को योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद अब बीजेपी वालों ने आनन फानन में बैठकें करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से कहा कि पार्टी संगठन को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी संगठन के लोगों को और खासकर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री, सांसद है, विधायक है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा एसआईआर के बाद नए वोटर को लिस्ट में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। यानी भाजपा के नेताओं पर काम पर लगाया गया है, बीजेपी के नेताओं को। और इनका दावा है कि टोटल 17 लाख के आसपास जो बूथ है, उसमें हर बूथ पर 200 नए लोगों को ऐड किया जाएगा। यानी अगर बीजेपी ऐसा करने में सफल होती है तो तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास नए नाम जोड़े जा सकते हैं। इनमें से फॉर्म 6 यानी जो नए युवा लोग हैं, उनके नाम जोड़े जाने की बात है। और जो अलग अलग देश के क्षेत्रों से आकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, माइग्रेंट है, उनके नाम भी बीजेपी जुड़वाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में दोस्तों भाजपा जो ये योजना चला रही है कि हर बूथ पर 200 लोगों को जोड़ेंगे, क्या ये लगता है आपको कि दूर दूर तक सफल हो पाएगा? क्योंकि मामला काफी गंभीर है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी SMVDIME में MBBS कोर्स को बंद कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS कोर्स चलाने की इजाजत वाले आदेश को अपना वापस ले लिया है। दरअसल दोस्तों, वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के जितने भी एडमिशन हुए थे, उन छात्रों को घर जाने के लिए बोला गया है। उनके लिए दूसरी जगह पर सीट बुक की गई है, यानी दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनको भेजा जा रहा है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ दोस्तों, जब वैष्णो देवी के फंड यानी जो वैष्णो मंदिर का फंड आता है, उस संस्थान के फंड से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, मेडिकल कॉलेज बनाया गया और उसमें कई सारे लोगों के नाम पहली बार MBBS को लेकर जोड़े गए। यानी कई सारे लोग MBBS की पढ़ाई करने के लिए बच्चे आए और ये सबके सब नीट के एग्जाम के आधार पर आए थे। यानी तो देश का एक कॉमन मेडिकल टेस्ट होता है, उसके आधार पर ये नियुक्तियां की गई थी। लेकिन इसमें ज्यादातर मुस्लिम व्यक्तियों को, मुस्लिम छात्रों को जगह मिली थी और वो पढ़ रहे थे। तो इसे लेकर हिंदुत्ववादी संगठन, खासकर भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और दावा किया कि क्योंकि ये वैष्णो देवी माता ट्रस्ट के पैसे से चलने वाला इंस्टीट्यूट है, तो इसमें ज्यादातर हिंदू आबादी के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाना चाहिए और ज्यादातर हिंदू आबादी के बच्चे पढ़े, क्योंकि पैसा हिंदुओं का लग रहा है तो हिंदुओं के लिए ही मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उनके लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, तमाम बड़े बवाल के बाद जाकर इतना दबाव बना प्रशासन का, तो उसके बाद इस मामले पर जानकारी यह है कि MBBS का कोर्स ही खत्म कर दिया गया है। यानी जिन छात्रों का एडमिशन हो गया था, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी के लोग थे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आप देखेंगे तो ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, इसके बावजूद जो माहौल बनाया गया दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य पर उल्टा फर्क पड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं देश में पढ़ाई लिखाई के खिलाफ जो मानसिकता बनाई जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप भी मानते हैं कि ये अन्याय हुआ है छात्रों के साथ में जो मेडिकल की पढ़ाई करने आ रहे थे, कम से कम अगर रिजर्वेशन करना था तो अगले साल से कर सकते थे, लेकिन इस साल जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, उनका भविष्य खराब करने की इजाजत किन लोगों ने इनको दे दी? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ अंकिता भंडारी के इस मामले में बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ने वाले वीडियो को हाई कोर्ट के द्वारा हटाने का आदेश देने के बावजूद बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दोबारा शेयर किया है। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं वीडियो को डिलीट कतई नहीं करूंगा। अंकिता भंडारी मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तराखंड के प्रभारी वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी के द्वारा बोले गए दुष्यंत गौतम के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दुष्यंत गौतम ने अलग अलग जाकर कोर्ट में मामला दर्ज किया और कहा कि इन
सारे वीडियो को हटाया जाना चाहिए जिस पर मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे। दुष्यंत गौतम के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इन सारे सामग्री को हटाने का आदेश जारी किया। इसके बावजूद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो अपना पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे। मैं चाहे जेल जाने के लिए तैयार हूं और अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसे में दोस्तों अब क्या रास्ता अपनाएंगे दुष्यंत गौतम, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें क्या जनता दल यूनाइटेड से साइडलाइन कर दिए जाएंगे अब धीरे धीरे करके सेक्युलर नेता। हुआ यह है दोस्तों कि हाल फिलहाल के अंदर जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जिससे लेकर पार्टी नाराज हो गई है। आईपीएल को लेकर यह बयान आया है। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार उनका नेतृत्व यानी केसी त्यागी का नेतृत्व काफी नाराज है। जेडीयू वाले नाराज चल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया गया है। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के मामले पर बीसीसीआई के निर्देश के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के स्वामित्व वाले कोलकाता नाइट राइडर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार और उनकी हत्याओं के बाद भारत में इसका तीखा विरोध हुआ था। दोस्तों बाद में बांग्लादेश ने क्रिकेटर लिटन दास को अपनी राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया। इस पर केसी त्यागी ने अलग लाइन लिया। पार्टी से अलग जाते हुए उन्होंने कहा था कि खेल और राजनीति को मिलाना सही नहीं है। वैसे उन्होंने स्वीकार किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भारतीय समाज आक्रोशित है, लेकिन खेल को राजनीति से अलग रहना चाहिए और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। वो इस मानसिकता के व्यक्ति थे दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड में आजकल भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोग ज्यादा घुस गए हैं और बीजेपी करण हो चुका है जनता दल यूनाइटेड का। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अब केसी त्यागी पर एक्शन को लेकर पार्टी रणनीति बना रही है। और वैसे भी सबको पता है कि केसी त्यागी एक पुराने वरिष्ठ नेता है, जनता दल यूनाइटेड से कई दशकों से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ऐसे में जो लोग नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड को कब्जाना चाहते हैं वे लोग केसी त्यागी जैसे लोगों को हटाने का मौका मात्र ढूंढ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि इन पर एक्शन लिया जाए। आप लोग जानते हैं कि आजकल जेडीयू कौन चला रहा है और उसके पीछे जो असली तार है उनको किनके हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मेरठ के सरदना क्षेत्र के पूर्व विधायक संगीत सोम जो आजकल कंट्रोवर्सी में है दोस्तों। दरअसल हुआ यह है कि मेरठ के सरदना में भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम को 2022 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हराने वाले अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगीत सोम जो आजकल हिंदुत्ववादी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके काले चिट्ठे को खोला गया। प्रधान के अनुसार सोम मोइन कुरैशी जैसे व्यापारियों की कंपनी में हिस्सेदारी है संगीत सोम की, यानी संगीत सोम अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक बताने की कोशिश करते हैं, गौ रक्षक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े कंपनियों में हिस्सेदारी है। ऐसे कंपनियों में हिस्सेदारी है जो बीफ से जुड़ा हुआ बिजनेस करती है और मांस से जुड़ा हुआ बिजनेस करती है और सऊदी जैसे गल्फ कंट्री के अंदर इनका कारोबार चल रहा होता है, यानी मांस और शराब से जुड़े कारोबार में संगीत सोम का नाम बताते हुए उन्होंने कई तरीके के एफिडेविट दिखाए। अतुल प्रधान ने डिटेल में आरोप लगाए और कहा कि मैं एक एक सबूत रख रहा हूं। अगर बीजेपी के नेता संगीत सोम को लगता है कि मैंने उनका अपमान किया है और मानहानि की है तो वो मेरे खिलाफ मुकदमा करे। मैं मुकदमे का एक एक जवाब दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, विद सबूत जाकर सारे कोर्ट में रखूंगा। उन्होंने मीडिया के सामने भी सबूत दिखाया। कुल मिलाकर दोस्तों संगीत सोम को सुरक्षा के लिए 66 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, यानी संगीत सोम ना तो विधायक है, ना कोई बड़े पोस्ट पर है दोस्तों, ना बीजेपी पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी है। इसके बावजूद सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है और इस कारण से 66 करोड़ रुपए सरकार के अतिरिक्त खर्च होते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये क्यों अतिरिक्त खर्च इसके पीछे किया जा रहा है, संगीत सोम के पीछे किया जा रहा है। अतुल प्रधान ने पूरी तरीके से संगीत सोम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2027 के चुनाव को लेकर एक ट्रेलर दिखाया है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि संगीत सोम बीच में काफी एक्टिव हो गए थे और शाहरुख खान के खिलाफ उल्टा बयान देते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम में खिलाए जाने का विरोध कर रहे थे। अब अतुल प्रधान ने जो ये पोल खोली है तो इस पर अब विवाद होना और ज्यादा तय है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अकेले में बातचीत की। इस चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। वहीं पर बीजेपी ने तर्क दिया कि रोस्टर डे के हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जेड कैटेगरी की CISF की सुरक्षा मिली हुई है। इधर इंदौर में बुधवार को RSS के कार्यालय में सुदर्शन में हाई लेवल बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक भागीरथपुरा घटना को लेकर 1.5 घंटे चर्चा चली और इस मीटिंग में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी तलब किया गया। मेयर भार्गव को दफ्तर के बाहर छोड़कर उनका शासकीय वाहन रवाना हो गया और साथ में कलेक्टर भी मौजूद था, यानी शिव वर्मा भी मौजूद थे, शिवम वर्मा, और साथ में मेयर भी मौजूद थे। और कलेक्टर का भी बीजेपी ऑफिस में जाने को लेकर विवाद हो गया क्योंकि एक अधिकारी क्यों कंट्रोवर्शियल संगठन के कार्यालय में जाएगा और मीटिंग करने के लिए जाएगा। दोस्तों शासकीय काम अलग होता है और इस तरीके से अगर कोई सामाजिक संगठन अपने आप को बताकर राजनीतिक दखल देने वाला एक संगठन है जो कंट्रोवर्शियल रहा है, उसके दफ्तर में एक अधिकारी का जाना यह साफ तौर पर सरकार
सरकार पर, उस सोसाइटी का, उस संगठन का कब्जा माना जाना चाहिए। यानी आरएसएस सरकार के कामकाज में दखल दे रहा है, क्योंकि एक डीएम अगर आरएसएस के दफ्तर जा रहा है दोस्तों माथा टेकने के लिए, तो गंभीर मामला है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 73 साल के बुजुर्ग विधायक ने 30 वर्षीय महाआर्यमन सिंधिया के पैर छुए हैं। सिंधिया के पैर छूने को लेकर सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एक 30 साल का सिंधिया का बेटा आर्यमान सिंधिया है दोस्तों, और उसकी उम्र के हिसाब से डबल से भी ज्यादा एक बुजुर्ग पैर छू रहा है। तो इससे पता चलता है कि बुजुर्ग विधायक होकर भी आर्यमान महाआर्यमान सिंधिया के पैर छू रहा है। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता दिखाई देती है। सोचिए, सिंधिया जो पहले एक राजा परिवार के व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अब देश में लोकतंत्र है, इसके बावजूद एक विधायक है, ऊपर से 73 साल का विधायक है दोस्तों, और वो पैर छू रहा है। तो ये देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर एक तमाचा, कहीं ना कहीं देश के अंदर लोग अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है, इसके साफ संकेत देता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।